नमस्कार, देवभूमि झारखंड न्यूज़ से मैं हूं आलिया तहसीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धनबाद में। हमारे साथ आज एक खास मेहमान है जो कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सदस्य रह चुकी है। वो मूलतः उत्तर प्रदेश से है, लेकिन इस वक्त वो धनबाद में एज अ कोच अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आज हम जानेंगे कि किस तरह वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती है और क्या क्या खास चीज़ें हैं जो कि फुटबॉल प्लेयर होने के नाते वो उनमें होना चाहिए। तो आज मैडम से हम बात करेंगे और इन्हीं सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि झारखंड न्यूज़ में। सबसे पहले देवभूमि झारखंड न्यूज़ की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। तो मैडम, सबसे पहले आपसे जो मेरा सवाल होगा वो ये कि आप स्पोर्ट्स, खासकर फुटबॉल को अपने करियर के लिए कैसे चुने और फुटबॉल में आप रुचि कैसे बढ़ी और कहाँ से आपने अपनी करियर की शुरुआत की? मैम, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मैंने सबसे पहले फुटबॉल में शुरुआत नहीं करी थी। मेरी स्टार्टिंग खो खो गेम से हुई थी और मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे घर में कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ बंदा नहीं है। और मैं स्पोर्ट्स में जब आई हूँ, मैंने स्कूलिंग के टाइम पे एज अ खो खो प्लेयर पढ़ाई ना करने की वजह से, छोड़ी की वजह से कि पढ़ाई नहीं करने को मिलेगी, ज़्यादातर मुझे खेलने को मिलेगा, इस बेस पे मैं खो खो टीम में एंटर हुई। और धीरे धीरे जब टीचर्स को मेरे गेम में मुझे उनको लगने लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने मुझे अपनी स्कूल की टीम में शामिल किया एज अ खो खो प्लेयर। खेलते खेलते मुझे उसी टीम के तहत मुझे प्रैक्टिस करने के लिए फुटबॉल के लिए गैरिसन ग्राउंड में भेजा जाता था, जो कि कैंट कानपुर में है। मैं वहाँ पर एज अ श्यामू हमारे कोच थे, उनके अंडर में मैं ट्रेनिंग करती थी। और फिर धीरे धीरे मेरा अट्रैक्शन जो है वो फुटबॉल की तरफ हो गया और खो खो धीरे धीरे ऐसे ही शामिल हो गया। और खेलते खेलते बस पेरेंट्स ने पहले मुझे बहुत बीच में रोकने की कोशिश करी कि लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे भी बढ़ सकती हैं, बट जैसे जैसे पब्लिसिटी मिलती गई, नाम आता गया, तो पेरेंट्स भी ये होने लगा कि अगल बगल मोहल्ले में लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपकी बच्ची का नाम हुआ है। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे गेम से भी प्रभावित हुए, प्लस अगल बगल के मोटिवेशन से और उनको जो भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे मेरे लिए, उनसे वो आगे बढ़े। तो पेरेंट्स ने भी मुझे खेलने की पूरी आज़ादी दी थी। तो आज जिस लेवल पे मैं खेल कर आई हूँ, इंटरनेशनल लेवल या आई लीग की स्टार्टिंग में मैंने प्लेइंग करी है, वहाँ तक मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल है, क्योंकि बीच में मैंने वहाँ से छोड़ने की कोशिश करी, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप आगे कुछ कर सकते हो और बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से मैं फुटबॉल में एंटर हुई हूँ। मैम, जैसे कि अभी आप बताइए कि आपके पेरेंट्स ने पहले आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आप किस तरह से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके कि लास्ट में जब आपने खुद स्पोर्ट्स को छोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आज आप इस लेवल पर हैं? एक्चुअली मैम, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स लोग बिजनेसमैन हैं। तो उन लोगों का ये रहता है कि बच्चे बस पढ़ाई करें, एट लास्ट उनकी शादी हो जाएगी एक टाइम के बाद पे, और बिजनेसमैन से ही शादी कर दी जाएगी। तो मेरे पापा ने, हमारे तीनों भाई बहन हैं, हम लोग को काफ़ी पढ़ाया, और साथ में उनके साथ ही मेरे एक आंटी अंकल हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया इन चीज़ों में, अपने बच्चे की तरह लेकर जाना। और उन्हें ऐसा लगा कि मैं फुटबॉल में कुछ कर रही हूँ। नाम आने के बाद जब काफ़ी ज़्यादा मोहल्ले में या टीम्स के जो हमारे कोचेस हैं, उन्होंने कहा कि इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है, इंटरनेशनल टीम तक खेल सकती है, तो मेरे पेरेंट्स भी जागरूक हुए। इवन जब मैं 2008 में इंडियन टीम में खेलने जा रही थी, तो उस टाइम तक मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो पासपोर्ट नहीं होने के बाद मैं LNIB ग्वालियर में मैं कर रही थी कोचिंग कैंप। उसके बीच में मुझे छुट्टी दिलाकर मेरे पेरेंट्स कंटिन्यू लगे रहे पासपोर्ट कंटिन्यू कराने के लिए कि तत्काल रूप से मेरा पासपोर्ट बन जाए, जिससे मैं टीम के लिए आगे पार्टिसिपेशन कर सकूं। बट दिक्कतें ऐसी आ रही थी कि जो वहाँ के पासपोर्ट ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे वापस बुलाया और कहा कि बिना कैंडिडेट को देखे मैं पासपोर्ट को वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे हमारे उत्तर प्रदेश संघ से या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा एप्लीकेशन लगाने के द्वारा मुझे भेजा गया। मुझे छुट्टी लेकर मैं गई और मेरा पासपोर्ट तत्काल रूप से वहाँ पर ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद मैं फिर आगे अपनी टीम में खेलती रही। एक बार खेलने के बाद फिर मेरे आसपास के लोग जो हैं, मैंने ये देखा मेरे खेलने के बाद मेरे मोहल्ले के या मेरे जुड़े जो स्कूल के लोग हैं, जब मुझे स्कूल में मोटिवेशन दिया गया, एक अलग से बुलाकर प्रोत्साहन दिया गया, तो साथ में जुड़े हुए कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में आगे आना शुरू किया। तो वो फुटबॉल में भी मेरे साथ के कम से कम नहीं तो 10 से 15 बच्चे मेरी ही क्लास से निकल कर आए, जो चाहते थे कि वो आगे बढ़कर कुछ करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्कूल में प्लेइंग कर रही थी। तो मैम, इससे मुझे ये समझ में आया है कि अगर कोई भी एक बच्चा, इवन लड़की अगर आगे बढ़ती है, तो अगर मोहल्ले वाले पहले तो ऐतराज़ करते हैं, लेकिन अगर बच्चे का नाम हो जाता है तो उनका एक मोटो होता है कि मेरा भी बच्चा क्यों ना आगे बढ़े। तो मुझे देख के मेरे मोहल्ले से कई बच्चे आगे निकले हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अपना काम किया। मैम, आपसे एक सवाल है कि आप भारतीय महिला
टीम की, फुटबॉल टीम की सदस्य रह चुकी हैं, तो इनमें आपको कौन सी क्या 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 परेशानियाँ हुई और आपके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी? मैम परेशानियों की तो बात करेंगे तो खेलते समय सबसे पहले तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे फुटबॉल में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम खर्च में हम खेल सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बूट्स की नीड होती है उस समय। तो उस समय जब प्लेइंग थी तो पेरेंट्स नहीं दिलाते थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में नहीं जाने देना चाहते थे। तो कोचेस ने मेरी हेल्प करी, जैसे कि जब मैं कुछ खेलती थी तो वो प्रोत्साहन में मुझे बूट्स प्रोवाइड करा देते थे, कोई जर्सी प्रोवाइड करा देता था। तो पहले तो शॉर्ट्स पहनने की भी आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे मेरे पेरेंट्स वो सारी चीज़ें मुझे खुद ला कर देते हैं और मैं आगे बढ़ रही हूँ और चीज़ कर रही हूँ। एक महिला होने के नाते इसमें फील्ड में और फील्ड के बाहर कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस कर पाती हैं? मैम अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहले तो दूसरे शहर में जाना। फुटबॉल मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदाय से मिलते हैं। हम लोग उनकी लैंग्वेज भी नहीं जानते, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। अभी तो हम अगर ज़िले से बात करते हैं तो अदर स्टेट के बंदे हमें मिलते हैं, उनकी लैंग्वेज भी नहीं जानते, लेकिन एज अ प्लेयर हम लोग सारे लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो होता क्या है कि लास्ट में प्रॉब्लम आती है मैम जॉब पे, क्योंकि सीट्स नहीं हो पाती हैं। इवन ज़्यादातर महिला के लिए फुटबॉल में वीकेंड बहुत कम है, सीट्स नहीं आती। आप रेलवेज में अभी 2 जगह हाजीपुर में शुरुआत हो चुकी है, इसके अलावा रेलवेज में कहीं सीट नहीं है, बैंक में कोई कोटा नहीं है और पुलिस में कोई कोटा नहीं था। आने वाले 1 साल से भी पुलिस में भी थोड़ी सी भर्तियाँ होने लगी हैं, जिससे लड़कियों को अप्रोच ज़्यादा मिलने लगी है आगे अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। आई लीग शुरू हो गई है जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हैं। और झारखंड सरकार में मैंने जब फॉर्म डाला तो मुझे मौका मिला कि यहाँ काम करने का। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। तो झारखंड स्टेट में बहुत सारी स्कीम चल रही हैं और यहाँ का जो फुटबॉल है मुझे ज़्यादा डेवलप दिखाई देता है, मेरे स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट है। बच्चे भी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके साथ कोचेस भी काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का सपोर्ट है। मेरे यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफिसर उमेश सर हैं, जिनके द्वारा इस स्टेडियम को इतना ज़्यादा जागरूक कर दिया गया है स्पोर्ट्स के लिए, खास करके फुटबॉल के लिए। बच्चे जिन चीज़ों की भी बच्चों को ज़रूरत होती है सर उनके पास जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। अगर ज़रूरत होती है तो वो उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं जिस स्तर से हो सकती हैं। तो मैम बच्चों को सिर्फ एक प्रोत्साहन चाहिए होता है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सकें और अपना नाम रोशन कर सकें। और अगर हम बात करते हैं फुटबॉल में कि बच्चे आगे कैसे आएंगे, तो इसके लिए मैम खेल विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्कूल्स में उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ फुटबॉल को इंडल्ज कर कर उनके कोचिंग कोचेस को रख कर वहाँ पर मतलब टीचर ट्रेनिंग देगा उनको, तो लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। पीटीए मीटिंग में स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी प्रदान करें मतलब पेरेंट्स को, जिससे कि वो भी अवेयर हो। अवेयरनेस की कमी है। जब हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बच्चों की तो हमारे रिजल्ट उतने ज़्यादा निकल कर आएंगे। एज अ फुटबॉल कोच मैं अगर यहाँ काम कर रही हूँ तो मेरा मोटो है कि धनबाद को मैं मेरे अंदर जो भी टैलेंट है मैं बच्चों को आगे बढ़ाकर उसमें ट्रेनिंग प्रदान कर कर उस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर सकूँ। मैम क्योंकि आप एज अ कोच यहाँ पे रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर में एज अ कोच आई हैं, तो रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर में धनबाद में जो कि इस्टेब्लिश होने वाला है, तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि ये कब शुरू होगा और इसमें किस क्या क्या यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को? मैम धनबाद में जो हमारा COE सेंटर बन रहा है, ये हमारा सेंटर रेडी हो चुका है। इसमें ऑलरेडी 14 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अभी हमारे 17-18 जिला स्तरीय ट्रायल से स्टार्ट है। इनमें जो भी बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे आवासीय के लिए या हमारे COE के लिए, वो बच्चे राज्य स्तर के लिए जाएंगे। वहाँ से जो भी सीट्स हमारे यहाँ वेकेंट हैं वो बच्चे फाइनली सेलेक्ट होकर जो भी सेंटर्स में सीट्स खाली हैं उनमें आकर फुलफिल होंगे। तो इस सेंटर अभी रेडी है पूरी तरह से, बट हमें जब भी डिपार्टमेंट से सर को इसकी परमिशन मिलेगी तो सेंटर हमारा शुरू हो जाएगा। सेंटर शुरू होने के बाद बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पे इस रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर में बेसिकली क्या क्या यानी इनिशियली उन्हें क्या प्रॉफिट क्या हो सकता है उनसे, और ख़ासकर धनबाद वासियों को? मैम COE सेंटर का मतलब है कि बच्चे की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट उठाती है और बीच में होने की वजह से सेंटर बीच में है और धनबाद बहुत बड़ा है, अलग अलग गांव हैं, छोटे छोटे प्रखंड हैं, हर बच्चा हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकता।
और बच्चे के प्लेइंग के साथ साथ उनकी मेंटल, डाइट और सोशल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, इन सब चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ता है। तो रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर खोलने से जो दूर दराज के बच्चे हैं जो इन चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, आर्थिक तंगी की वजह से वो हमारे पास तक नहीं आ सकते हैं, उनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो आकर यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकें और वापस जा सकें क्योंकि रात हो जाती है। तो इस सेंटर के तहत वो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो यहाँ पर रहेंगे, उनकी पढ़ाई की सुविधा, उनकी खेलने की सुविधा, प्लस डाइट चार्ट, उनका ड्रेसिंग सेंस जो भी कोड दिया जाएगा वो ड्रेस उनकी किट प्रोवाइड करी जाएगी उनको, और साथ में पढ़ाई की भी सारी सुविधा दी जा रही है। तो मैम एक नॉर्मल क्लास का बच्चा अगर यहाँ आके पर्टिकुलर साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड के द्वारा अगर वो ट्रेनिंग प्राप्त करेगा तो वो आगे चलकर अपने परफॉर्मेंस स्तर को अच्छी तरीके से दे सकता है। क्योंकि बच्चों की मैम प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आज बच्चों को बुलाकर यहाँ पर खिला रहे हैं और घर जाने के बाद उसने डाइट सही से फॉलो नहीं करी तो उस बच्चे के परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है, और बच्चा कब सो रहा है कब नहीं सो रहा है। तो साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे का रिजल्ट नहीं आता। सेंटर में रेसिडेंशियल बच्चा पूरा हमारी निगरानी में रहता है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ों को वो फेस कर रहा है वो सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं। तो उन चीज़ों को हम उन पर काम करके उस बच्चे के परफॉर्मेंस स्तर को बढ़ा सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी हमारे राज्य में जो सेंटर है उसके थ्रू बच्चे को भेज कर वहाँ से भी हम डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई भी बच्चा COE सेंटर में आता है तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रदान करी जा रही है, रहने की पूरी व्यवस्था है, बेडिंग वगैरह मिली हुई है उन्हें, और बाकी आप देख भी सकते हैं कि क्या हमारे स्टेडियम में क्या क्या चीज़ों की सुविधाएं हैं। क्योंकि रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर जो होता है वो कभी कभी फुल्ली गवर्नमेंट होता है और कभी कभी पार्शियली होता है। तो धनबाद में जो रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर फुटबॉल के लिए स्टार्ट होने वाला है तो ये फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट है या फिर ये पार्शियली है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर क्योंकि रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर है ये, तो बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ साथ जो उनका एजुकेशन लेवल है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका स्कूल के साथ क्या कोलैबोरेशन है? मैम बच्चों को जो बच्चे यहाँ पर रहेंगे आकर COE सेंटर में वो हमारा फुली गवर्नमेंट का है, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। सिर्फ उनको अपने पहनने के जो कपड़े होते हैं ब्रश टॉवल ये उनको यूज़ करनी है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। और स्कूल के साथ जब बच्चे हमारे यहाँ आकर रेसिडेंशियल पूरी तरीके से कैंप स्टार्ट हो जाएगा तो स्कूल के साथ हमारा मतलब हम उसके साथ जुड़ेंगे स्कूल्स के साथ और बच्चों का एडमिशन कराएंगे, जिसकी सुविधा भी गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाएगी। बच्चों को अपना कुछ भी नहीं करना। गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के साथ साथ जो उनका एजुकेशन का जो फी वगैरह होगा वो कम्प्लीटली बेयर करेंगे या पार्शियली? मैम फुल्ली गवर्नमेंट ही करेगा, उसमें फुल्ली गवर्नमेंट मीन्स के ये फुल्ली गवर्नमेंट बच्चे फंडेड का रहना खाना उनकी एजुकेशन ये सारा ही गवर्नमेंट बेयर करेगा, उसमें खेल विभाग बेयर करेगा। और सपोर्टेड जैसे मैंने आपको बताया उसकी पर्सनल नेसेसरी जो चीज़ें हैं जो उसकी यूज़ की हैं सिर्फ वही बच्चा अपने यूज़ के लिए लाएगा, अदरवाइज उसको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेगी जब तक वो बच्चा हमारे पास है। स्पोर्ट्स में खासकर फुटबॉल में आज भी गर्ल्स की जो नंबर है वो काफ़ी कम है, इसका मेन रीज़न क्या है? मैम जब मैं प्लेइंग करती थी तब स्ट्रेंथ बहुत कम थी और आज के टाइम पर AIFF और आपका विभाग खेल के लिए इतनी ज़्यादा पोटेंशियल रखे हुए हैं कि चीज़ें कंटिन्यू बढ़ रही हैं, प्लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे पास मात्रा कम है देखते हुए। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट कर ज़्यादातर लीग मैचेस कराएं, टूर्नामेंट कराएं। जब नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स बच्चों को देखने को मिलेंगे, बल्क में प्लेयर्स तभी हमें मिलेंगे। और हमारा काम है स्काउटिंग का कि बच्चे कैसे स्काउट करके, क्योंकि मोटो हमारा यही होता है कि बच्चे नेशनल लेवल पर जाकर पदक प्राप्त करें। तो उसके लिए जब नंबर ऑफ बच्चों की स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी तो हम उनमें से कुछ क्रीम निकाल सकते हैं। तो स्काउटिंग कर सकते हैं, ब्लॉक में जा सकते हैं, स्कूल्स अपने टूर्नामेंट कंडक्ट कराए तो जिससे बच्चे खेल के प्रति रुचि प्रदान करें। इवन बच्चों को मंच प्रदान किया जाए, जो बच्चे खेल के आते हैं उन बच्चों को देख के भी लोग मोटिवेट हों। जैसे कि हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी के द्वारा जब भी खेल दिवस के दिन या 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बच्चे जब आते हैं और उन्होंने किसी भी गेम में उनको मेडल लिया होता है तो वो उनको मंच पे बुलाकर प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि यहाँ ग्राउंड में आने वाले जो और भी बच्चे हैं वो भी बच्चे मोटिवेट होते हैं कि मैं भी कब जाकर उस स्टेज पे पदक लूँगा और मुझे धनराशि प्रदान करी जाएगी। तो एक तरीके से उनका मोटिवेशन लेवल अप होता है, वो अपने परिवार की फाइनेंशियल रूप से हेल्प भी कर सकते हैं जब उनको कोई भी प्रोत्साहन मिलती है।
और मैम सबसे बड़ा रोल मैं यही कहूँगी कि स्कूल्स को स्पोर्ट्स कंपलसरी करना चाहिए, जिसमें से उनको एक महिला टीचर को फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ इंडल्ज कर ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। जैसे वो बाकी की चीज़ों में एक्टिव रहते हैं तो खेल को भी लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि खेल सिर्फ खेल ही नहीं है, ये स्पोर्ट्स में बढ़ने के लिए एक करियर के रूप में आज आगे आ चुका है। हम फुटबॉल की भी बात करते हैं तो फुटबॉल में भी आज कई लाइन्स खुल रही हैं। जैसे मैं एज अ कोच पार्टिसिपेशन कर रही हूँ, तो मैं लाइसेंस कोर्स करके एज अ कोच किसी क्लब में एंट्री कर सकती हूँ, मैं ब्रिगेड मास्टर्स करके किसी स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर सकती हूँ। इससे मैं बाहर आती हूँ तो ऑफिशियल लाइन में मैं जाती हूँ, तो एज अ एकेडमिया जो हमारी एकेडमीज होती हैं, जो हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें भी फीफा लेवल तक कोच के लिए जो टेस्ट होते हैं उनको क्रॉस करके मैं उस लेवल पे भी महिला के रूप में आगे प्रतिभाग कर सकती हूँ। तो लाइन्स तो मैम बहुत सारी हैं। आज किसी भी इवेंट को कराने के लिए इवेंट मैनेजमेंट भी आ गए हैं, काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। अगर महिला खुलकर आगे आए तो उनके लिए फुटबॉल में बहुत सारे रास्ते हैं कि वो इसको एक करियर के रूप में चुनकर आगे आ सकते हैं। तो स्कूल को, पेरेंट्स को प्लस बच्चों को जागरूक करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप स्पोर्ट्स में आगे आएँ और काम करें। जैसे कि धनबाद का फुटबॉल काफ़ी अच्छा रहा है, मैंने जो सुना है कि बैक ईयर्स से यहाँ पर फुटबॉल का पोटेंशियल बहुत देखने को मिलता था। तो आज बच्चों की प्रॉब्लम यही हुई कि उनको जॉब मतलब नौकरी नहीं मिलती है। तो नौकरी नहीं मिलने की वजह कि बच्चे अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी जानकारी नीचे से ही प्रदान होगी मैम। ग्राउंड लेवल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लीग टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करें तो बच्चे देखेंगे, देख के जब उन्हें कुछ अच्छा लगेगा और चीज़ें सामने आएंगी तो वो बच्चे खुद रुचि लेंगे कि मैं आगे जाकर इस फील्ड में भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उनको अपने अंदर क्या प्रतिभा छुपी है पता ही नहीं होता। तो जैसे जैसे वो मतलब स्कूल में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भाग लेंगे तो स्पोर्ट्स के प्रति उनका मतलब जो योगदान है और उनका जो इंटरेस्ट है वो जागरूक होगा और वो आगे चल के नाम कुछ कर पाएंगे। जैसे कि देखा गया है कि प्रोफेशनल एजुकेशन, पेरेंट्स, खास करिए पेरेंट्स की प्रोफेशनल एजुकेशन को तो ठीक है, पेरेंट्स मानते हैं कि हाँ हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर बच्चों में अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एक्सेट्रा जो भी हो, उसमें वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के वो उनको प्रमोट नहीं करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका बच्चा फ्री में पूरी दुनिया घूम सकता है, और आप अगर किसी भी बच्चे को किसी भी लाइन में भेजेंगे तो उसके लिए आपको पहले इतना खर्च करना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कम खर्चे में आप बहुत ऊपर लेवल तक पहुँच सकते हैं। और मैम मेरा कहना है एक पेरेंट्स के लिए संदेश ये है कि आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन जब भी न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा चैनल होता है, लेकिन प्लेयर्स के लिए न्यूज़पेपर में सिंगल पेज होता है। उस जगह तक पहुंचने के लिए बच्चा इतनी मेहनत करता है। मैं किसी भी विभाग में कुछ भी अधिकारी बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बन जाऊँ, मैं मैथ्स टीचर बन जाऊँ, तो मुझे एक साइड में कॉर्नर की जगह मिलती है, लेकिन जो एक प्लेयर होता है उसको पूरे पेज में जगह मिलती है। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए अगर आप अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आगे आती हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे पहली बात तो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाते हैं अगर आपका बच्चा अच्छा रिजल्ट करता है। और साथ ही साथ बच्चों में मैंने ये देखा है अलग अलग चीज़ें डेवलप होती हैं, वो डिफरेंट कल्चर में लोगों से मिलता है। मैं जैसे उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं अभी झारखंड में हूँ, तो मैं यहाँ की लैंग्वेज सीख रही हूँ, यहाँ के लोगों का पहनावा देख रही हूँ, सब कुछ सीख रही हूँ, लेकिन मैं अगर किसी और सेक्टर में जाती हूँ तो मैं एक जगह तक सीमित हो जाती हूँ। स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है जिसमें मैं जाति का कोई भेदभाव नहीं है और समुदाय का कोई भेदभाव नहीं है, सब भाईचारे की तरह इसमें आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के लिए प्लेयर इंजर्ड होता है तो दूसरा उसकी हेल्प करता है, तो किसी के अंदर किसी तरीके की भावना नहीं होती है। सब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। तो जूनियर लेवल पर बच्चों को क्या ऐसे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जिससे वो उनका जो स्किल्स है वो निखर कर आए? मैम जूनियर लेवल पे बच्चों को सबसे पहले तो टैलेंट स्काउटिंग के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया कि जब तक हमारे पास प्रतिभागी ज़्यादा नहीं होंगे तब तक हम किसी भी टैलेंट को उभार नहीं सकते। सपोज मैं फुटबॉल की बात करती हूँ तो अगर मेरे पास 1000 बच्चे पूरे धनबाद में आपके मिलते हैं तो उनमें से मैं ट्रेन ढूंढकर लाऊंगी, क्योंकि हमें बच्चों की स्ट्रेंथ जब मिलेगी तो उनमें से ही मैं बेस्ट प्लेयर्स निकाल सकती हूँ। तो वो जब प्लेयर हमारे पास बेस्ट प्लेयर आते हैं, मेरे पास ही नहीं
जिन कोचेस के पास भी वो बेस्ट प्लेयर आते हैं, तो जब वो आकर जिले में प्रदर्शन करते हैं तो उस जिले से कुछ उस जिले के बेस्ट प्लेयर को निकालकर हम राज्य में भेजते हैं। तो वो कोच के अंडर में सिस्टमैटिक रूप से ट्रेनिंग करता है, साइंटिफिक रूप से ट्रेनिंग करता है, जिससे उसके रिजल्ट जो लेट आने वाले होते हैं कोच के अभाव में काम करने के, कोच के साथ काम करने से उस रिजल्ट का आउटपुट जो होता है वो थोड़ा पहले मिल जाता है बच्चे को, और वो अपनी टाइम से अपनी एज के अकॉर्डिंग चीज़ों को अचीव कर पाता है। तो जूनियर स्तर पर बस बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्काउटिंग करनी होती है कि जहाँ पर भी टैलेंट मिले, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे गाँव में ब्लॉक्स में फुटबॉलर्स बहुत देखने को मिलते हैं, और उनकी प्रतिभा को ढूंढ के लाना और उनके साथ अच्छा काम करना सिस्टमैटिक रूप से। तो उसके बाद हम अपने राज्य से मेडल्स भी दे रहे हैं, जैसे कि अभी हमारी सब जूनियर गर्ल्स टीम जिसका कैंप हमारे धनबाद में हमारे उमेश सर ने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल टीम का, वो टीम अभी फाइनली विनर होकर आई सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में। तो मैम बस वही है कि आप कितना ज़्यादा खेल के प्रति जागरूक है। जैसे मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है एज अ कोच काम करने की, तो मैं अपनी तरफ से धनबाद को क्या दे सकती हूँ ये मुझे सोचना है कि मैं जिसलिए मुझे यहाँ रखा गया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिस्टमैटिक रूप से ट्रेनिंग देकर उनके अचीवमेंट्स को, उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, उनको जज कर मैं उनको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकूँ। बस मेरा सिर्फ इतना ही रोल है और मुझे करना भी चाहिए। और मैम आपसे मेरा सवाल है कि क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और अभी आप झारखंड में हैं, तो झारखंड की गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो फुटबॉल को या स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है? मैम झारखंड में स्कीम्स बहुत चलती हैं, और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स नहीं है, तो प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हो जाती हैं कि बच्चा जब आता है तो उसको अगर आप कहीं हॉस्टल नहीं दे सकते तो वो सिस्टमैटिक रूप से ट्रेनिंग नहीं कर सकता। और झारखंड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ आपके हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्टल्स की सुविधाएं प्लस ट्रेंड कोचेस की सुविधाएं हैं, क्योंकि नंबर ऑफ द हॉस्टल्स ज़्यादा होंगे तो कोचेस भी उनमें आएंगे, तो वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सारे बच्चे एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो अपने अपने हॉस्टल्स में सबको सिस्टमैटिक रूप से ट्रेनिंग मिलती है। उनमें से उन क्रीम से निकल कर फिर कुछ क्रीम जो निकल कर आती है वो बेस्ट क्रीम आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सुविधा नहीं थी। झारखंड की गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स को लेके उत्तर प्रदेश से तो अच्छा काम कर रही है, मैं तो यही कहूँगी। मतलब मैं उत्तर प्रदेश को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स खोले, जैसे कि लड़कियाँ जिस स्तर पर खेल रही हैं उत्तर प्रदेश में भी प्रतिभा बहुत है, बट चीज़ें वो उस तरीके से अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको किसी ना किसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और झारखंड में आपको एक मंच ऐसा दिया जा रहा है जिसमें आप अपनी प्रतिभा को उभार कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी पेरेंट्स को प्लस बच्चों को निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और पार्टिसिपेशन करें फुटबॉल में। अगर उन्हें फुटबॉल नहीं समझ में आता है तो अदर गेम में भी आएँ, और बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज रखें खेल के साथ, जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ने में भी मन रहेगा। मैम इस बारे में आप क्या सोचती हैं कि जो पेरेंट्स या ऐसे बच्चे भी जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं या अगर फुटबॉल को ले लें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी आपने पहले कहा कि इसमें जॉब की कमी है, तो वो हाई लेवल तक पहुंचने के बाद भी जॉब की कमी की वजह से वो फिर डिमोटिवेट होते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। मैम बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि बच्चे स्पोर्ट्स को ही कंटिन्यू लेकर चलते हैं। मेरा उन बच्चों को संदेश ये है कि वो पढ़ाई को साइड मत करें, क्योंकि बच्चा एक लेवल पे प्लेइंग तो बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन एजुकेशन की नॉलेज ना होने की वजह से जहाँ पर कंपटीशन होता है हमारा और जो सीट्स जैसे आई हुई होती हैं तो उनमें वो फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि उस क्राइटेरिया में वो फिट नहीं होता। तो बच्चों से मेरा ये कहना है कि स्पोर्ट्स को साथ साथ लेते हुए पढ़ाई को बीच में मत ब्रेक करें, पढ़ाई को कंटिन्यू करें। पहले के टाइम पे वैकेंसीज इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकालती जा रही है। खेल की मात्रा में, मतलब अब मैंने जैसे बताया फिजिकल एजुकेशन टीचिंग में वैकेंसी है, आप उसमें नहीं बढ़ सकते तो एसोसिएशन में जोड़ के आप लाइसेंस कोर्सेज कर सकते हैं। तो लाइन्स मैम ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है कि अब सीट्स नहीं है। गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में वेकेंट कम है। गवर्नमेंट में अगर वेकेंट गवर्नमेंट हमारी निकाले तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे आएंगे, और क्योंकि उनके पास एक टारगेट फिक्स होगा ना, अभी उनके पास कोई टारगेट नहीं है कि एक लेवल पे आने के बाद वो यहीं ब्रेक हो गए, इसके बाद आगे क्या करना है उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास करने के लिए। फिर वो दूसरे रास्ते में जाते हैं कि एज अ कोच नॉर्मल टीचिंग कोचिंग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है स्पेसिफिक कोचिंग की वैकेंट निकलनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर उस लेवल पे खेल रहा है, पढ़ रहा है, तो आगे चल के वो इसी फील्ड में आके जॉब कर सके।
हम हर दिन बीपीएड मास्टर्स एमपीएड मैथ करके बैठे होते हैं, लेकिन सीट्स नहीं आती हैं। सीट्स नहीं आती तो एक टाइम के बाद हमारी एज निकल जाती है और फिर हमारा हमारा कुछ नहीं हो पाता है उसमें। और बच्चों के साथ प्रॉब्लम बस यही होती है, अच्छा खिलाड़ी बॉयज़ तो तरक्की कर लेते हैं क्योंकि कई सेक्टर्स में उनके लिए वेकेंट हैं, लेकिन फुटबॉल में अभी देखिए आर्मीज़ में फुटबॉल आ चुका है, बीएसएफ की टीम में फुटबॉल आ चुका है, सीआरपीएफ में फुटबॉल आ चुका है, बट पहले के टाइम पे नहीं था, सिर्फ आपके मणिपुर पुलिस में आता था और इसके अलावा आपके बिहार हाजीपुर में रेलवेज में वेकेंट थी। अदरवाइज पूरे भारत में कहीं भी फुटबॉल गर्ल्स के लिए कोई वेकेंट नहीं थी। प्लेयर्स खेलते तो थे, लेकिन खेलने के बाद फिर मैम प्लेइंग का एक टाइम होता है, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के बाद फिर वो बच्चा करेगा क्या, जब उसके पास कुछ है ही नहीं आगे। किसी टीम से खेल रहा है तो वो एटलीस्ट अपना रिजल्ट देगा। सीनियर नेशनल इंडिया खेलने के बाद दूसरा टाइम पर उसके पास बचा क्या, क्योंकि क्या करेगा वो। तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले जिससे बच्चे मोटिवेट हों और इस फील्ड में आगे से आगे आकर मतलब योगदान करें। मैम अभी आप कह रही थी कि एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ दे, अपने स्पोर्ट्स के लिए इतना क्रेज नहीं होना चाहिए, क्रेज हो लेकिन इतना नहीं कि एजुकेशन को वो ब्रेक ही कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि स्पोर्ट्स के लिए क्रेज नहीं, स्पोर्ट्स के लिए क्रेज हो लेकिन वो आप बैलेंस करके चले। तो मैम आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगी कि वो अपने एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों को संतुलन बनाने के लिए उन्हें क्या रूटीन या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए? मैम स्कूल्स का टाइमिंग तो मॉर्निंग का होता है, बच्चा जाता है मॉर्निंग में अपने स्कूल्स को क्लास कर कर आता है और इवनिंग सेशन के लिए वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। बच्चे क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स, इसमें उनके पेरेंट्स का योगदान है जो बच्चा स्पोर्ट्स नहीं कर पाता है, क्योंकि पेरेंट्स उनको पीछे से पुलअप करते रहते हैं कि कोचिंग का टाइम है और कोचिंग जाइए। मेरा बस बच्चों को कहना है, और जो प्लेयर होता है वो उसको स्किप कर देता है लेकिन ग्राउंड जरूर आता है, तो दोनों चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो खिलाड़ी तो वो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन मार्कशीट्स ना होने की वजह से वो जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे वो फाइट ही नहीं कर सकता। और जो पढ़ा लिखा बच्चा है, अगर उसने एक अच्छे लेवल पे खेल लिया तो वो उस जगह पे फाइट करके आगे आ जाता है। तो खिलाड़ियों के लिए मेरा बस यही संदेश है कि आप पढ़ाई को साइड मत करें, पढ़ाई को करियर बनाते हुए पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ें, जिससे हायर वैकेंसीज के लिए, हायर एजुकेशन में आपको कभी ये फील ना हो सके कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर तो रहा लेकिन मेरे से नीचे खेला हुआ खिलाड़ी आज ऊपर के लेवल पे बैठा हुआ है। तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी बच्चों के साथ या हमारे दर्शकों के साथ कि आप एजुकेशन के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को यानी संतुलन कैसे बनाए, वो बैलेंस कैसे कर सके, क्या टाइम टेबल आप फॉलो करती थी? मैम इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई के लिए ही कहा कि तू पढ़, और जिस समय मेरा प्लेइंग टाइम होता था तो वो मुझे बाहर भेजते थे कि आप जाइए एक्टिविटी करके आइए। जिस दिन मैं नहीं भी जाती थी तो वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाते थे और एक्टिविटी करा कर लाते थे। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, बस ये बता सकती हूँ कि स्कूलिंग टाइम पर मैं थोड़ा पढ़ाई से चोरी करती थी, सिर्फ खेल को मैं इसीलिए लेकर आई कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं एजुकेशन को पीछे करती जाऊंगी तो लोगों के साथ नॉलेज में मेरी कमी जो है वो बहुत डाउन होती चली जाएगी, उस चीज़ की जानकारी ही नहीं है। तो मेरा सोचना ये है, जिस फील्ड में मैं आगे बढ़ रही हूँ उसी को एज अ कैरियर लेकर क्यों ना मैं आगे बढ़ूँ, तो उसकी कोर्सेज करती रहूँ जिससे कि मैं अपडेट भी रहूँ और आगे चल के अगर इस फील्ड से रिलेटेड कोई वेकेंट आती है तो मैं उसमें अप्लाई करके उसका हिस्सा बन सकूँ, जिससे लास्ट तक मैं इसी फुटबॉल से जुड़ी रहूँ जिससे मैं आई हूँ। क्योंकि जब प्लेयर्स एक टाइम तक फुटबॉल खेलते हैं और उनको जॉब नहीं मिल पाती है या किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, तो लास्ट में लेडीज़ों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ घर संभालने में ही बिजी हो जाती हैं, तो उनका जो इंडल्जमेंट होता है वो स्पोर्ट्स के साथ छूट जाता है। लेकिन एज अ प्लेयर अगर हम काम कर रहे हैं और साथ में हमने एजुकेशन सही मात्रा में लेकर चली हूँ मैं आगे, तो मैं उसी फील्ड में काम कर रही हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं जब तक रहूँगी तो इससे जुड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरी जॉब भी इसी से रिलेटेड है। तो यही मैं कहूँगी कि आप पढ़ाई को एज अ करियर आगे लेकर बढ़िए और स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई को कभी स्किप मत करिए। पढ़ाई का भी उतना ही योगदान है आपके आगे बढ़ने के लिए जितना खेल है। तो आगे आप इस कोचिंग को यानी रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर को आप कहाँ तक देखना है, अगले 5 या 10 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ जो बच्चे आए हैं, जिस तरीके से मैंने इंडियन टीम में पार्टिसिपेशन किया है, तो वो बच्चे हमारे धनबाद ज़िले से निकले, जिससे कि मुझे ये लगे कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ वो काम मेरा सिद्ध हुआ। एटलीस्ट कम से कम 4-5 बच्चे हमारी इंडियन टीम में पार्टिसिपेशन करें और वहाँ से हमारे रिजल्ट्स अच्छे होकर आए। उन बच्चों को देखकर जो उनके बाद आने वाली पीढ़ी है वो भी उनसे जागरूक होकर, कंटिन्यू मोटिवेट होकर उस चीज़ को आगे फॉलो कर सकें। तो आखिर में आप
भी एक सवाल है कि आप हमारे यूथ जो कि खासकर स्पोर्ट्स में या फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फुटबॉलर्स को मैं कहूँगी एक्टिविटी करने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। स्किप मत करिए अपनी प्रैक्टिस को, क्योंकि जिस दिन आप एक दिन की प्रैक्टिस एक्टिविटी को स्किप करते हैं उस दिन 1000 आदमी आपसे ऊपर पहुंच चुका होता है। तो आप रूटीन में एक्टिविटी करने जाइए, बट पढ़ाई को मिस मत करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए।